अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया इज वरीड अबाउट ह्यूमन राइट्स इन यूएसए एज जयशंकर्स ब्रिलियंट रिप्लाई टू यूएसए। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने वो बात कह दी जो परहैप्स बहुत से इंडियंस कहना चाहते हैं यूएसए को, कि जिस तरीके से आप लोग चिंतित हैं भारत में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, हम लोग भी चिंतित हैं यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है ऑन ह्यूमन राइट्स इंडिया हिट्स बैक एट यूएस। नहीं तो यूजुअली आप अगर देखो तो यूएसए की तरफ से रिपोर्ट्स, इनकी स्टेटमेंट आती थी कि हम चाहते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर ये सब ठीक हो, मगर इंडिया ने पहली बार एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है यूएसए में कि आप लोग भी परफेक्ट नहीं हैं, आप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, हम लोग आपके ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर भी कंसर्न हैं जैसे आप लोग कंसर्न हैं। और मैं पर्टिकुलरली ये नोटिस कर रहा था कि यूएसए में जो जर्नलिस्ट हैं ये इंडिया के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली कई अमेरिकन जर्नलिस्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है बाय डॉक्टर एस जयशंकर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ पर आप देख पाओगे डेरेक ग्रॉसमैन की ट्वीट है, यूएसए के जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आई कांट हेल्प बट रीड जयशंकर्स कमेंट एंड थिंक दैट दिस इज ए न्यू डॉन अपॉन अस। बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह यहाँ पर हो रही है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहाँ पर एक देश खड़ा होकर बाकी देशों को भाषण नहीं देगा कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूँ, तुम सब लोगों को फॉलो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर यूएस भाषण देगा तो यूएस पर भी क्वेश्चन उठेंगे कि आपके ह्यूमन राइट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे। और जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि रिसेंटली ही आप अगर देखें तो यूएसए में दो सिख रिलीजन के फॉलोअर्स पे अटैक हुआ है, न्यूयॉर्क में अटैक हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 सिख मैन असॉल्टेड इन न्यूयॉर्क, सेकंड हेट क्राइम विद इन 10 डेज। पिछले 10-20 दिनों में आप अगर देखो तो जो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं यूएसए में, इन पर लगातार अटैक्स किए गए हैं। और उसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएसए के केबल टीवी में एक बहुत ही फेमस शो है टकर कार्लसन का, वहाँ पर यूएसए की प्रोफेसर जो पेंसिल्वेनिया लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं ये ओपनली इंडिया के बारे में एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल करती हैं और ये भी कहती है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है यूएसए में ये एक्चुअली जलते हैं वाइट पॉपुलेशन से, और बहुत ज़्यादा इन्होंने रेसिस्ट बातें बोली हैं। मेरे हिसाब से इस टाइप की बातें अगर कोई इंडिया में कह दे तो अगले दिन उस आदमी पे कार्रवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। मगर यूएसए में हमने देखा है कि जो वहाँ पर कॉकेशियन क्लास है, जो वाइट पॉपुलेशन है, वो सर्टन प्रिविलेज एंजॉय करती है। वेराज आप अगर देखो जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है लगातार उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, पुलिस ब्रुटैलिटी होती है। आप जान के हैरान होंगे कि यूएसए की जो टोटल आबादी है उसमें से सिर्फ 12% है अफ्रीकन अमेरिकन, मगर फिर भी यूएसए की जो जेल में पॉपुलेशन है उसका 33% आपको मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन का। उसके अलावा फिर कहीं हिस्पैनिक भी है। वाइट पॉपुलेशन पे पुलिस की कार्रवाई यूएसए में ना के बराबर देखी गई है कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। ये सभी ह्यूमन राइट्स के इशू हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए में कई स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉ मेकर्स ने ऑल टुगेदर एबॉर्शन या तो इलीगल बना दिया है या फिर एबॉर्शन करवाना बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। रीज़न क्या है? रीज़न है वोट बैंक। जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है यूएसए में वो लोग मानते हैं कि एबॉर्शन गलत है, एबॉर्शन पाप है, एबॉर्शन को बैन करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, कई यूएसए की स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एलाबामा, यहाँ पर ये भी देखा गया कि जब एक फीमेल का रेप हो गया उसके बाद भी उसको एबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं दी गई। आप सोच कर देखिए, फीमेल्स मेकअप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जब फीमेल्स को ही एक देश में प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं है, एबॉर्शन एक मैं कहूँगा बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू कंट्रोल योर ओन बॉडी। तो यूएसए में लगातार कई स्टेट्स हैं एक के बाद एक जो एबॉर्शन को इलीगल बना रही हैं रिलीजन के नाम पर। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही समय ये कमेंट करी है और अमेरिकन समझ भी गए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर किस तरह पॉइंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो इनकी छोटी सी क्लिप है कुछ सेकेंड्स की, ये आप देखें और यहाँ पे आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि एक एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड विदेश मंत्री जब आपका होता है तो उससे ओवरऑल कंट्री को भी कितना एडवांटेज मिलता है। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which run. Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community.
तो बिल्कुल ठीक बात बोली यहाँ पर जयशंकर साहब ने कि काफ़ी बार यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है इसमें इनके इंटरनल पॉलिटिक्स, इनका जो वोट बैंक है उसका भी यहाँ पर रोल होता है। ना सिर्फ यूएस की तरफ से, कोई भी कंट्री काफ़ी बार जब ये आरोप लगाती है तो उनके इंटरनल इश्यूज़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें तो अगर यूएस हम पे व्यूज़ रख सकता है तो हम पे भी अधिकार है कि हम यूएस के बारे में बोलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात जयशंकर साहब ने यूएसए में खड़े होकर बोली और उसके बाद हमने देखा कि एंथनी ब्लिंकन जो यूएसए के आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहाँ पर, इन्होंने एक अलग भाषण में बाद में फिर क्लियर कर दिया कि देखिए हम लोग इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंडिया हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। बेसिकली इनकी जो भाषा है कम्प्लीटली चेंज हो गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, कि ब्लिंकन साहब ने जो यहाँ पर बोला है ना कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन ये है कि अच्छा अब हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे इंडिया को ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, ये एक पार्टनरशिप है, टू वे स्ट्रीट से आती है, इक्वालिटी होगी यहाँ पर, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। और देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि हमारी कोई आलोचना करे ही नहीं। आलोचना काफ़ी बार अच्छी होती है, मगर यूएस में हम देख चुके हैं काफ़ी बार कि इनकी जो आलोचना है काफ़ी सिलेक्टिव होती है, एक तरफा होती है। मगर इंडिया के केस में अब धीरे धीरे जो अपना ये एटीट्यूड है ये लोग चेंज भी कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमको देखा है रिसेंट यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में। जी हाँ, यूएसए ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहाँ पर दुनिया भर के हर देश में ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है उसको लेकर डिटेल्ड समरी तैयार करी है कि देखिए पाकिस्तान में ये स्थिति है, इंडिया में ये स्थिति है। और इस पूरी रिपोर्ट का नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लॉन्च करी है यूएसए ने। और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट। नाउ इंडिया की जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट है इंडिया की, पाकिस्तान, नेपाल, हर देश की रिपोर्ट है। तो इंडिया की जो रिपोर्ट है यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि मुस्लिम्स पर इंडिया में काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी वायलेंस हुआ है और काफ़ी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके। और इवन जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है उसको भी इन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है। मगर फिर इन्होंने यहाँ पे कश्मीर का इशू भी रेज़ किया है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अगेन यूएस की रिपोर्ट की भाषा है, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर, Maoist terrorism affected areas committed serious abuses including killing, torture of armed forces personnel, police officials, civilians, kidnapping, recruitment and use of child soldiers। ये सब चीज़ें कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में जो टेररिज्म हो रहा है वहाँ पर की जा रही है, ये भी यूएस ने एक्सेप्ट किया बात। फिर मैंने पहली बार यहाँ पर ये भी देखा कि जो कश्मीरी पंडित का इशू है ये प्रॉपरली रेस किया गया है इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली लिखा है कि कश्मीरी पंडित को भगाया गया था इनके लैंड से, कई टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी है, मगर साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी है कि इंटरनेट फ्रीडम इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इशू है। काफ़ी जगह बहुत सी लोकेशन में इंटरनेट लगातार कट किया जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पर बात करी है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, एक बहुत ही बड़ा इशू है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बात कही है, इसकी आलोचना करी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सिंस मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है ये गलत बात है। ये लोग चाहते हैं कि सीएए में मुस्लिम्स को भी ऐड किया जाए। तो बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन करी है। और सिंस यूएस ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है इंडिया के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया भी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करना स्टार्ट कर देगा अबाउट द वर्ल्ड। इट इज़ अबाउट टाइम। हमारे यहाँ एक ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, हम लोग इंटरनेट पर कई चीज़ ट्रेंड करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो, इतनी एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। तो आई होप दैट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर एज वेल। और जयशंकर साहब वैसे सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दी कि यूएसए का जो काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसमें बेसिकली ये लिखा है कि अगर एक देश रशिया से हथियार परचेज करता है तो यूएसए उस देश पे लगा सकता है सैंक्शंस। काटसा एक्ट के अंडर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चाइना और टर्की पर सैंक्शंस लग चुके हैं क्योंकि दोनों देशों ने परचेज किया है S-400 फ्रॉम रशिया। तो जयशंकर साहब से जब पूछा गया यूएसए में कि काटसा को लेकर आपको डर नहीं लगता, काटसा के बारे में आप क्या कहोगे, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखो काटसा यूएसए का एक कानून है, क्योंकि बेसिकली है यही, काटसा यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं बनाया, काटसा तो बेसिकली यूएसए ने घर में बैठ के ये कह दिया कि ठीक है ये हमारा कानून है, हमारे हिसाब से जो भी रशिया से परचेज करेगा कुछ उसको हम सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन में कुछ भी हो सकता है कि आप उस कंट्री के कुछ नागरिकों को कह दें कि आप यूएसए में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हम कर देंगे, ये सब चीज़ें होंगी। जयशंकर साहब ने कहा है ये भैया तुम्हारा कानून है, तुम्हें जो करना है इसका करो। और यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट एक ट्रांसलेशन ये आती है, इंडिया डज नॉट केयर अबाउट काटसा। ठीक है, हम लोग यूएसए के साथ कोऑपरेट करेंगे, लार्जर फोकस होना चाहिए इंडो पैसिफिक पर,
चाइना के राइज पर, ये इधर उधर की जो बातें हैं, इससे बेसिकली यूएस इंडिया की जो पार्टनरशिप है ये नेगेटिव लाइट में आती है। और इंडिया आज के समय एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, जो काफ़ी बार हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, ऐसी विदेश नीति भारत आज के समय यूज़ कर पा रहा है क्योंकि हमने चूज़ किया है एक टेक्नोक्रेट को एज ए मिनिस्टर। ये इंडिया में बहुत रेयर होता है। आपको याद होगा जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब को बनाया गया था इंडिया का विदेश मंत्री, तब ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी पिक्स टेक्नोक्रेट फॉर की रोल। डॉक्टर एस जयशंकर कोई बड़े नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये भीड़ इकट्ठा कर लेंगे या फिर अपने वोट के दम पर लोकसभा में आ जाएंगे, नहीं। ये सारी उम्र रहे हैं एक IFS ऑफिसर, डिप्लोमेट रहे, बहुत से देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सरकारी नौकरी करी बहुत ही लंबे समय तक, और इनकी परफॉर्मेंस के दम पर, इनके एक्सपीरियंस के दम पर इनको पोजीशन दी गई है एज इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, विदेश मंत्रालय इतनी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पोस्ट होती है कि पार्टी के अंदर ही जो कई नेता होते हैं ना, जो खुद वोट से आते हैं, वो लड़ पड़ते हैं कि नहीं ये तो हमको चाहिए। बड़ी एक आपके सामने ही है, लुक्रेटिव पोजीशन होती है। आप बाहर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपका स्टैचर बढ़ता है। तो इंडिया का देखिए भाग्य अच्छा है कि करंट गवर्नमेंट ने ये पोजीशन जो है ये काबिलियत के दम पे दी है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेली गई कि हाँ भैया किसको क्या बटेगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। डॉक्टर एस जयशंकर अपने आप में एक टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोक्रेट का मतलब देखिए ये होता है एक आदमी जो एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो। टेक्नोक्रेट आपको रेलवेज के भी मिलेंगे, उनको रेलवेज की पूरी जानकारी है कि दुनिया में रेलवेज की कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम में क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है। टेक्सटाइल के टेक्नोक्रेट होते हैं। और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में, इंपॉर्टेंट मंत्रालयों को इवेंचुअली टेक्नोक्रेट ही लीड कर रहे हैं। और भारत में हमने ये देखा है कि जब एक मंत्रालय को एक एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट लीड करे तो कितने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और दुनिया भर में वैसे मैं ये भी कहूँगा कि इस चीज़ को लेकर डिबेट भी हो रहा है कि एक जनता से चुना गया जो प्रतिनिधि है, क्या हम उन्हें बनाए मिनिस्टर या फिर टेक्नोक्रेट बनने चाहिए मिनिस्टर्स। क्योंकि देखिए जब एक प्रॉपर लाइफ लॉन्ग पॉलिटिशियन बनता है एक मिनिस्टर, तो वो काफ़ी बार जनता की जो आवाज़ है वो भी लेके आता है अपने काम में। टेक्नोक्रेट कभी कभी जनता से दूर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ में इन द फ्यूचर एटलीस्ट इंडिया में ज़्यादा टेक्नोक्रेट होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं मिनिस्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको लोग चुन के आते हैं, चाहे उनको उस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज ना भी हो, मगर वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बार को पब्लिक में पॉपुलर हैं, तो उनको वहाँ पे बैठना चाहिए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि टेक्नोक्रेट आपको ज़्यादा सही लगते हैं या फिर पॉलिटिशियंस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज़ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो हमारा बैंक एग्जाम का कोर्स है जिसके थ्रू आप क्लर्क और PO दोनों का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इसके प्राइसेस बढ़ जाए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि ए जयशंकर साहब ने तो आपने कहाँ से कहाँ मिला दिया, इतनी परेशान नहीं रहो। परेशान नहीं, खैर भारत के बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ा स्टैंड और बहुत ही हिम्मत की बात, क्योंकि मैंने मतलब जहाँ तक देखा है कि USA के सामने या USA के हवाले से कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता। कोई भी फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की बात करे 10,000 मरतबा पहले सोचेगा, क्योंकि वो तो है अमेरिका बहादुर, क्योंकि उसका तो कोई मूड का कोई पता ही नहीं है, किसी तरीके से भी किसी भी देश को दबाने की करता है, किसी भी देश के साथ वो पाबंदियाँ लगा देता है, किसी भी देश को कुछ भी। अच्छा देखिए कितना उलट निज़ाम है, मतलब जो लॉ हैं वो लॉ दूसरों के लिए हैं, उसका अपने लिए और लॉ है, यानी कि दुनिया रशिया से चीज़ें ना खरीदे, वो खुद खरीद सकता है। तो मतलब तो मैं ये कहूँगी बदमाशी है ना, नहीं घर में बैठ कर बनाया ना ये लोग। बिल्कुल ये कह रहे हैं ये UNO की तरफ से नहीं था, ये कोई बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये लॉ नहीं बनाया जिसमें सबकी मतलब एक रजामंदी शामिल हो। ये तो सिर्फ इन्होंने अपना एक US का बिल्कुल US का प्योर लॉ है कि उन्होंने बना दिया कि जी जो रशिया से लेगा सामान तो हम उन पर सैंक्शंस लगाएं। अच्छा सैंक्शंस भी क्या लगाएंगे कि वही ट्रांजैक्शन बैन हो जाएगी, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री वो कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बताया गया था हमें कि सारी चीज़ें तो उन्हीं के पास हैं, सारे एक्सेस उनके पास हैं। इसके अलावा ये है
कि हम अपने कंट्री में विजिट नहीं करने देंगे, और भी बहुत सारे सैंक्शंस होंगे। तो डिफरेंट टाइम के सैंक्शंस आपने अपने घर में बैठ के वो लॉ बना लिया और आप लगा दोगे दूसरे कंट्रीज़ पे। तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसको वाकई एक तरह से बदमाशी कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की तरफ से इतना बड़ा स्टैंड लिया गया। और सबसे और एक और चीज़, एक तो ये हो गई, दूसरा कि हमारे यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट टूटी है और दूसरी गवर्नमेंट बनी है, वहाँ से MPs तोड़े गए, ठीक है, और अपनी गवर्नमेंट में लाए गए, तो बाकायदा डीलिंग हुई थी कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे फलानी मिनिस्ट्री दी जाए, मुझे फलानी मिनिस्ट्री दी जाए। और छोटे छोटे होते नहीं चाहिए, हाँ। बड़े बड़े हाईफाई चाहिए। और पैसे तो 20-20, 25-25 करोड़ तो अलग ले लिए, लेकिन मिनिस्ट्रियाँ भी चाहिए। फिर क्या हुआ पता है? फिर ये हुआ था कि जब सारे मिनिस्टर इमरान खान से टूटे थे ना, फिर इमरान खान ने भी लालचें बढ़ा दी थी। इमरान खान ने क्या कहते हैं अपना एक कुछ पार्टी के कुछ MPs थे, उनको ख़रीदने की कोशिश की। किस तरीके से? पंजाब का मिनिस्टर बनाने का, CM बनाने का वादा किया था उन्होंने परवेज़ इलाही को। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पंजाब का मिनिस्टर बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर दूसरे लोगों ने लोगों को काटा लालच देके, वतन, कंट्री के मफादात अपनी जगह, गधा हो घोड़ा हो, इमरान खान ने क्या हरकत की कि इमरान खान ने भी किसी को एक लालच दी कि मैं तुम्हें पंजाब ही दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग लड़ तो रहे हो, हमारे तकरीबन इस वक्त अगर देखा जाए तो 80% अवाम इमरान खान के साथ है, कुछ उधर हैं कुछ उधर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इमरान खान भी लड़ रहे हैं और इस तरह से अगर ख़रीद रहे हैं लोगों को, पंजाब की मिनिस्ट्री भी दे रहे हैं, तो किसी को क्या मिनिस्ट्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, आप लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए। अच्छा, मैंने परवेज़ इलाही के बारे में सुना था कि वो काफ़ी अरसे से कोशिश हैं, बहुत पंजाब के CM बनने के लिए, लेकिन वहाँ पे होल्ड है टोटली नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उनके बेटे का हमजा शरीफ का। तो बात कुछ यूँ हुई थी कि जब ये उनके पास इमरान खान के पास गए तो उन्होंने खुद अपने थॉट्स रखे कि मुझे तो, उनके बेटे ने कहा बल्कि कि मुझे तो पहले ही कह दिया गया था कि शरीफों पे भरोसा मत करना, तो हम उनकी तरफ तो कभी कतई नहीं जाएंगे, ठीक है, हम अपने तौर पे जितना होता है हम करते हैं। तो उस पर उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, साबका प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतने कोशा हो, आपकी इतनी मेहनत है, तो मैं आपको, अगर आप मेरे साथ आते हो तो मैं आपको CM बना दूंगा यार, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो मामला भी पता नहीं क्या गड़बड़ हो गए, नहीं बने वो। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, सत्ता तो आई नहीं ना। देखिए अगर उनके भी जो PM थे, MPs थे, वो भी मिला के तो नहीं बनी ना। अगर वो भी आते, कुछ और भी आते तो बात और अच्छा, वो लोग ले चुके थे ना हिसाब किताब सारा। अच्छा, दूसरी बात, मैं अगर USC की थोड़ी सी बात करूँ तो मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर कोई मुझे बार बार मुझे कहता रहे कि तुम में तो ये खामी है, तुम में तो वो खामी है, तुम में तो ये मसला है, तुम में तो वो मसला है, तुम में तो ये बुराई है, तुम में तो वो बुराई है, हर कोई मुझे मेरे फ्लॉज के बारे में बताता रहे, मेरी लैकनेस के बारे में बताता रहे, मेरी कमियों के बारे में, मेरी खामियों के बारे में बता रहा है, तो मैं बार बार सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं भी उस शख्स को टारगेट करना शुरू कर दूंगी, लाशऊरी तौर पे ही सही, ठीक है ना, कि आप में भी तो ये मसला है, आपका भी तो कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, आपके भी तो घर में ये मसले मसाइल हैं, आपके घर से भी तो आवाज़ें आती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए शंकर ने वो ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहल नहीं करते, वो कभी ऐसा नहीं कहते कि आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर भी मैं कंसर्न हूँ, आपके मुल्क के हालात को भी लेकर मैं कंसर्न हूँ। जिस तरीके से हमने बचपन से देखा है और सुना है कि सिया फार्म के साथ एक अलग सलूक हो रहा होता है, वो जो वाइट पीपल्स हैं वहाँ के, उनके ऊपर एक अलग ही सलूक हो रहा होता है। बहुत बड़ी मिसाल तो हमारे सामने माइकल जैक्सन तक की पड़ी हुई है कि वो इतने कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गए थे कि उन्होंने इतनी सर्जरीज करवा ली बस अपने कलर को लेकर, अपने एक कास्ट को लेकर। तो मैं ये कहूँ कि वहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं, वहाँ पे इतने हालात गंभीर हैं, उनको चाहिए कि वो अपने कंट्री में मसले मसाइल को देखें, दूसरों को टोन करना, हाँ, रिजॉल्व करें उनको। उसके बाद वो किसी नहीं, उंगली उठाना अच्छी बात है, आप उठाएं, अगर कोई गलत है तो उसकी आलोचना करें, जैसे कि प्रशांत धवन ने भी कहा कि जी आप करो, हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बार बार आप अपने मामलात को भी तो देखो। अगर आप इतने अच्छे हो, इतने परफेक्ट हो, तो दूसरों को लेक्चर देने से पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि हम क्या हैं, ठीक है। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अभी आर्टिकल्स में भी जो बातें हुई थी वो तो डिस्कस कर चुके, लेकिन मैंने देखा कि उन्हीं के कुछ मिनिस्टर्स, उन्हीं के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नो मोर लेक्चर। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल की बात है। और इंडिया भी आपके मामलात को लेकर कंसर्न है, मैं बोलूँगी एकदम लाजवाब कर दिया। और वाकई मैं कहूँगी इनका एक, मैं तो ये कहूँगी इंटेलिजेंट बहुत है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये, सबसे
सबसे बड़ी बात ये, मैं हैरान हूँ मोदी जी किस तरीके से, कितने, मतलब मैं ये कहूँगी कितने, वाकई में आज बोलूँगी कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं और कितना मतलब मुखलिस तो हैं, लेकिन वो कितना सोचते हैं इंसानों को, बंदों को लेकर, कि एक के साथ अगर आवाम की सहायता है, आवाम उसको लाना चाहती है, क्योंकि मुल्क तो यही कहते हैं ना, जनता का है, आवाम का, तो उसको नहीं, बल्कि उसके ऊपर उस इंसान को ज़्यादा उन्होंने एक प्रायोरिटी दी कि जो पहले से इस फील्ड में था, जो इन चीज़ों को जानता था, जो समझता था, टेक्नोक्रेट जैसे कह रहे हैं कि वो कई सालों तक, तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस करी है उन्होंने, कई सालों तक इन चीज़ों को देखा है, इनका एक्सपीरियंस था उन्हें इतना ज़्यादा, तो उनको बनाया गया एक्सटर्नल अफेयर। आपको पता है बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी है कि एक तरफ एक शख्स को लगा देते फॉरेन मिनिस्टर, उसके पीछे अच्छा खासा वोट मिलता, क्योंकि वो शख्स जो है वो खुश हो जाता कि यार मुझे प्राइम से फॉरेन मिनिस्टर लगाऊं मैं, तो वो सारा ज़िले होते हैं या पूरे इलाके, गांव होते हैं, पूरे स्टेट होते हैं, तो वो पूरे वोट बैंक आ जाता है। लेकिन सबसे मैं कहता हूँ यार, कितना अपने वतन के लिए, अपने आवाम के लिए, इसमें यही तो है, हिडन इंटेंशन नहीं है, यानी कि इसके अंदर आपका एक अपना लालच नहीं है, आपकी अपना प्योर वाला लालच नहीं है, आपका जो भी है बस जनता के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए। बिल्कुल, वोट मिले या ना मिले, लेकिन ये क्या प्राइम से फॉरेन मिनिस्टर उसे लगा दिया कि जो उस चीज़ को समझते हैं, हमारे बेताज बादशाह, हमें वो चीज़ याद आ रही है। अच्छा, इस पॉलिटिशियन नहीं है समझो एक तरह से, वो करें ऑफिसर, वो आपको याद है, अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी कि जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने, मतलब उन्हें बैठना तक नहीं आया कि मैं किस तरह से किसी सऊदी अरब के जो वो आए थे उनके सामने किस तरीके से बैठूं, तो मतलब जैसे इस तरह की सेंस नहीं है। अच्छा इनके बहुत मुरीद का चक्कर है, पता है आपको, शाह महमूद कुरैशी वाले जो हैं, ये जद्दी पुश्ती जो है ना, पीर फकीर हैं, लेकिन अब इनका सियासतदान बन गए हैं, तो मतलब अच्छे खासे इनका हिसाब किताब पीरी मुरीदी का चलता है, तो इनके पास पूरे गांव, पूरे इलाके हैं, काफ़ी मतलब वेल्दी हैं, तो फिर ये एक ऐसी पोस्ट होती है, उसी बंदे को दी जाती है। अच्छा, फिर ये इनके पास पैसा भी है। अच्छा, पैसा और आवाम, ये जिनके पास होती है वो पॉलिटिक में जाता है, वही मिनिस्टर बन जाता है, वही अपने पैसे को लगा के मज़ीद पैसा कमाता है, जो मेन वजह पाकिस्तान की मुसलसल नीचे आने की कि अब मिसाल के तौर पे एक शख्स लगा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मिनिस्टर, उसे उसके बारे में कख नहीं पता, तो वो कहाँ से क्या चीज़ आ रही है हमारे मुल्क में, क्या चीज़ नहीं आ रही। रेलवे का मिनिस्टर को ट्रेनों की तादाद ना पता हो, और क्या कहते हैं अपना एजुकेशन के मिनिस्टर को एजुकेशन की स्पेलिंग ना पता हो। आपको पता है वो जो हमारे पीएम है, सॉरी टू से, लेकिन वो जो पीएम हैं अब हमारे, तो उन्हें मिसाल मुहावरा नहीं आ रहा था बोलना, वो होता है ना, ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा, ये तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा ना जज्बाती साइको टाइप, मुझे लगता है एब्सेंट माइंड टाइप। नहीं, ये ऐसे हबड़म शबड़म में रहते हैं, घबराए। वो जब भी कहते थे घबराना नहीं। अच्छा सुने तो सही, वो अभी एक वीडियो आई है कि एक बात शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी तलावत की उन्होंने, वो 3 आयतें हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तीसरी आयत नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी कि कमाल, मतलब बस ख़त्म, मतलब 3 लाइनें। मैं ही कहूँगी क्या, मतलब मैं ही कहूँगी उनको हटाए, मुझे बिठा दें, मैं ज़्यादा अच्छा देख लूँगी। पहली क्लास का दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ लेगा, यानी मैं ये सोचता हूँ किस दुनिया के लोग हैं ये, यानी कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं और किस तरह से हमारा। अच्छा, अब आप अभी वीडियो से पहले आप बता रही हैं कि जिन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, तो बाकायदा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है कि यानी कि कौन इस तरह से कह सकता है कि इम्पोर्टेड, हम इम्पोर्टेड नहीं हैं, हम तो यही के मतलब हद होती है यार, हद होती है। फिर क्या होगा मुल्क का हाल। अच्छा, ये भी है, और एक और बात आपको पता है, अब तो लोग जो हमारी आवाम है वो कह रही हैं कि आप इंडिया की पॉलिसीज़ को देखें, आप इंडिया को फॉलो करें, इंडिया कैसे, आपको खुद मुख्तार बनना है तो आप इंडिया की तरह खुद मुख्तार बने आप। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये जो 2 नंबर समझता है ना हमें, यूएसए, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, जैसे चाइना पे सैंक्शन लगा चुके हैं, टर्की पे सैंक्शन लगा चुके हैं, तो ये जो 2 नंबर तरीका है ना, जिस तरीके से ये समझते हैं कि हम हैं, बाकी पानी कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये
कहीं ना कहीं इंडिया से बिल्कुल लेवल पर आकर बात कर रहे हैं। अब देखें ना ठीक उनके है, स्टेटमेंट से, उन्होंने, मैं ये कहूँगी उन्होंने अब समझा दिया है इंडिया ने कि इंडिया अब वो वाला इंडिया नहीं रहा जिसको आप दबा लोगे, जिसको आप प्रेशर में ले आओगे। अगर आप तू करके बात करोगे तो फिर हम भी तू से ही जवाब देंगे। आप बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और मैं कहता हूँ कि गंगा ऑपरेशन कंप्लीट किया था, जिसकी डिटेल्स तो बड़ा मतलब है कि मैंने जब इनकी बातें सुनी, इनका बात करने का अंदाज़ देखा, इनका कॉन्फिडेंस देखा, तो इन्होंने एक एक चीज़ को किस तरीके से क्लियर करके रखा। उस टाइम पर मुझे मतलब है कि थोड़े से यूनिक लगे थे। अच्छा, मैं एक बात अच्छा, इनकी बातों में हमने ये चीज़ भी नोट की थी कि जब ये बता रहे थे तो कोई पीछे से शोर शराबा या तंजिया जुमले नहीं कस रहे थे, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है ही नहीं। मतलब ये तो एक तरह से अपनी जॉब पे आपको पता है ये मुझे हमें यूनिक क्यों लगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अनापरस्त हैं, थोड़े से जज्बाती टाइप के हैं। कोई उनको तू करता है तो फिर वो गालियाँ शुरू कर देते हैं उनको कि तुमने मुझे तू बोला तो बोला कैसे। ये जब बात कर रहे थे ना, आपने शायद पता ही महसूस किया कि नहीं किया, इतनी नरमी, इतनी रिलैक्सेशन, इतनी कामनेस आपको फील हो रही थी कि बंदा सुकून से, अगर 4 लोग बोल रहे हैं ना उनमें ये बोल रहे हैं तो 3 बंदों को भी चुप करवा दे इंसान और बोले आप बोलें, आप क्या कह रहे हो, आपकी बात सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि उस तरह का माहौल ही नहीं था पार्लियामेंट में। दूसरे भी इनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। और आज की वीडियो में इनके बारे में और डिटेल पता चली। और आप कह रही थी कि मुझे इनकी पूरी बायोग्राफी की कमेंट बार बार आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। मुझे खुद भी देखनी है। अब वैसे तो पता चल गया, वैसे बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन चले इनके कहने पर इनकी बड़ी पुरजोर फरमाइश है कि मुझे भी इनकी पूरी बायोग्राफी देखनी है। लेकिन वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।